तो आज इंडिया का जो टक्कर है, जो कंपटीशन है, वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ है जो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं। सबको पता होता है, लेकिन एग्जीबिशन जैसा इवेंट जब आता है तो वो हमारे दिमाग में जो धूल जमा होती है उसको साफ करने का काम करता है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो 5-6% का मार्जिन रहता है, वहाँ आप थोड़ा भी स्लिप आउट कर जाते हो या रॉन्ग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, रॉन्ग मटेरियल यूज़ करते हो, आपका एनर्जी इफिशिएंट मैन पावर नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, तो आप कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। टीवी पे इंटरव्यूज़ के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं प्लास्टो 2025 के तमाम कमेटी मेंबर्स के साथ। फ़िलहाल मौजूद हमारे साथ अजय ज़ोट साहब, जो चेयरमैन है प्लास्टो 2025 के। हमने देखा है जो तैयारियां हो रही हैं, नए साल का आगाज़ भी कुछ इस अंदाज में होगा पुणे में, जहां पे 200 से ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं। उम्मीद कर रहे हैं करीब 40,000 लोग पहुंचेंगे। अभी तक 70% आपके स्लॉट्स बुक भी हो चुके हैं, और कुछ क्या नया हो रहा है बताएँ। अभी सबसे पहले तो मैं आपको प्लास्टो 2025 की जानकारी देना चाहूँगा। ये इवेंट जो है, ये एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ प्लास्टिक APP पुणे की सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्लास्टो का इवेंट करती है। और ये जो APP है, ये 1981 में इसकी ये फॉर्म हुई थी, और उसके बाद में पहला जो शो था 1989 में किया था। अभी ये 8th इवेंट है, और ये इसके पहले पुणे में बहुत छोटा सा एग्जीबिशन हॉल हुआ करता था, ऑटो क्लस्टर। बट अभी PICC मोसी ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर ओपन हुआ है पुणे में, जिसका 200+ एकड़ का एरिया है एंड 2000+ का कार पार्किंग है, और पूरा मशीन इंस्टॉलेशंस और सभी चीज़ें रखने के लिए RCC का बेस फ्रेमवर्क है। और यहाँ पे हमने इस बार ये 5 टाइम्स बिगर प्लास्टो इवेंट रखा है। ये 8 जनवरी से 11 जनवरी 2025 में ये इवेंट है। अभी बुकिंग की अगर बात किया जाए तो बुकिंग एक 75% के आसपास हुआ है, और शायद हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि और भी एरिया हम एक्सटेंड करें। और हम इस बार अराउंड 250 एग्जिबिटर्स के आसपास का टारगेट रख रहे हैं हम लोग। अभी 130 एग्जिबिटर्स ने बुक भी कर लिया ऑलरेडी, और 75% के आसपास एरिया भी बुक हुआ है। आप चूँकि पुराने पुणे की बात कर रहे हैं सर, आप उस ज़माने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब बिज़नेस किसी और दौर में हुआ करता था। आज AI ऑटोमेशन का ज़माना है, और हमने देखा है कि प्लास्टो 2025 कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आपने नए टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है। इस बार नया क्या होने वाला है? अभी सबको पता है कि हमारा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी चालू हो रहा है, जस्ट बिगिनिंग। अभी तक जितना भी किया है प्लास्टिक्स में काम इंडस्ट्री ने, इंडियन इंडस्ट्री ने, वो ग्राउंड वर्क ही था। और अभी आप देखें तो यूरोपियन और जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज़, वो सब उनका डेवलपमेंट हो गया है और सैचुरेशन लेवल पे आ गए। तो वो लोग भी इंडिया में प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना से शिफ्ट करके बहुत सारे लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आज इंडिया का जो टक्कर है, जो कंपटीशन है, वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ है जो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं और जिन्होंने ऑलरेडी वो ग्रोथ स्टोरी एंजॉय की है। तो हम ऐसा देखें तो टेक्नोलॉजी में वो सब लोग हमारे से आगे हैं। तो उनका सस्टेनेबिलिटी, वो सब सस्टेनेबिलिटी हो, उनके जो एनर्जी इफिशिएंसी हो, उनका जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, उसमें उनके पास सभी सिस्टम है। लेकिन आज इंडिया अगर देखे तो इंडिया को ये सब सारी चीज़ों में बहुत सारा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, तभी वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर के साथ हम कॉम्पीट कर पाएंगे। तभी तो इंडिया को उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब इंडिया का सुनहरा पल अभी जब चालू हो रहा है, तो इंडिया के लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो वो सब होने के लिए उन सभी मैन्युफैक्चरर्स को अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। उनको उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस को डेवलप करना ज़रूरी है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, और डिजिटलाइजेशन में जाना ज़रूरी है, ऑटोमेशन में जाना ज़रूरी है। तो ही हम कॉस्ट वाइज कॉम्पीट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे यहाँ का रिजेक्शन, लॉसेस ही हमें किल करेंगे, क्योंकि 5-6-7% पे हम इंडस्ट्री काम करती है, और उसमें अगर ये लॉसेस में हम लोग
ये हो गया, लॉसेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है और इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा। हमने जिस तरह से देखा है, एक ज़माना था जब हमारे पास बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, अभी भी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, लेकिन एक दौर आया था जब हम देख रहे थे विदेशी कंपनियां बस अपनी टेक्नोलॉजी डंप करने के लिए, जो थर्ड वर्ल्ड इकॉनमी मानते थे हमको, एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, यहाँ फ्रेंचाइजी बना के रखा हुआ था, टेक ट्रांसफ़र होता नहीं था, हमें बस मार्केट देना होता था। चूँकि आप इस सीनियर पोजीशन में, आपने काफ़ी साल निकाला है इस इंडस्ट्री में, क्या आपको लगता है अब थोड़ा हालात बदल रहे हैं? ये पहले की सिचुएशन थी और मैंने सुना है, मैंने पर्सनली तो नहीं कभी ये किया है, मैंने भी बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, तो मैंने ऐसा सुना है, मतलब हमारे टाइम तक शायद वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ होगा, लेकिन इंडिया से आए हैं तो लोग टेक्नोलॉजी दिखाते नहीं थे, बात नहीं करते थे, ज़्यादा डिटेल में बताते नहीं थे, तो इस तरीके का था। बट आज मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सब वो प्रगत कंट्रियाँ जितनी भी है और जो प्रगत देश है उनके यहाँ सैचुरेशन की समस्या है और आज उनको अपनी टेक्नोलॉजी बेचना है, दिखाना है, शोकेस करना है, तो सिचुएशन अभी इम्प्रूव हुई है टेक्नोलॉजी वाइज। इंडिया में हर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो वर्ल्ड में अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि हम कई टेक्नोलॉजी में पीछे है, आज हमारे यहाँ सब कुछ है। हमें जो फोकस करना है वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, और हमें सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है, हमको एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है और हमको कमर्शियल एस्पेक्ट्स में ध्यान रखना है। ये तीनों एस्पेक्ट तभी पूरे हो सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो, ऑप्टिमल यूज़ हो आपका रिसोर्सेस का, और आप एनवायरनमेंट की केयर करो, कार्बन फुटप्रिंट पे ध्यान रहे, आपका कार्बन इमिशन कम से कम रहे। तो ये सब सारी चीज़ें तभी अचीव कर पाएंगे और तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और अल्टीमेटली हमारे देश में मैक्सिमम एमएसएमई है जो कंट्रीब्यूट करती है इस पूरे ग्रोथ में। पुणे में तो मैक्सिमम एमएसएमई है जो आज सप्लाई चेन में है। तो ये सबके लिए समझने वाली बात है और सबको पता होता है, लेकिन एग्जीबिशन जैसा इवेंट जब आता है तो वो हमारे दिमाग में जो धूल जमा होती है उसको साफ करने का काम करता है। और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स में जो मैन्युफैक्चरर है, जो मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, यूटिलिटी मैन्युफैक्चर करते हैं, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो उन सब लोगों ने छोटा स्टॉल, बड़ा स्टॉल अपने कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट करना चाहिए। और लोगों को वहाँ इतने सारे विजिटर, आज 30,000 प्लस विजिटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो दिखाए ताकि एट अ ग्लांस आपको इतने सारे विजिटर्स वहाँ मिले। क्योंकि आज इतनी समस्या है कि आज पर्सनली सेल्समैन को भेजना डोर टू डोर और अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, ये सब सारी सेल्स एंड मार्केटिंग की चीज़ें ख़त्म हो गई। अब पूरा डिजिटलाइज ज़माना है और मोदी जी का सपना भी है डिजिटलाइज इंडिया। तो सब सारी चीज़ें ऐसी है कि एक जगह सब इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड्स को, टेक्नोलॉजी को शोकेस करो और वो कंजर्वेटिव एटीट्यूड छोड़ दो कि मुझे पता है तो मैं मेरे बाजू वाले को नहीं बताऊँगा। हम एक ही इंडस्ट्री में हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम एक ही इंडस्ट्री में हैं। मुझे कुछ अच्छा आता है तो हमें, हमारे जो भी कलीग्स है प्लास्टिक फ्रेटर्निटी में या कोई भी इंडस्ट्री में इंडिया में, हम शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस, हेल्प करें, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोगों को गाइड करें, बताएं। क्योंकि हमारी कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं, आज इंडस्ट्री में हमारी कंपटीशन ग्लोबल है। हम इंडिया में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे, हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें इंडिया को आगे लेके जाना है। तो उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमें शेयरिंग एंड केयरिंग, ये सब सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी हो, प्रैक्टिसेस हो, जो भी हो बेस्ट, जिससे हमारा लॉसेस, हमारे यहाँ 100 रुपये की चीज़ में 70 रुपये का मटेरियल कॉस्ट है, 30 रुपये में हमारा कन्वर्जन, लेबर कॉस्ट, हमारा फाइनेंस कॉस्ट सब मिला के उसके बाद छोटा सा एक 5-6% का मार्जिन बचता है एक इंडस्ट्री में। इथिकल प्रैक्टिसेस में आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो 5-6% का मार्जिन रहता है। वहाँ आप थोड़ा भी स्लिप आउट कर जाते हो या रॉन्ग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, रॉन्ग मटेरियल यूज़ करते हो, आपका एनर्जी इफिशिएंट मैन पावर नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, तो आप कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एज एन इंडस्ट्री लीडर आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में आपका जो एग्जीबिशन आएगा उसे अपार सफलता मिले और इससे जो देसी कंपनियां हैं उन्हें विदेश के पटल पे भी एक पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। हमारा APP का हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को कनेक्ट करें। इवेंट्स, हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं जहाँ पे लोगों को, प्लास्टिक फ्रेटर्निटी को हम इनवाइट करते हैं, बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी लोगों तक रियल मायने में पहुँचे और लोग उससे अवगत हो।
बिल्कुल, हम सफलता की उम्मीद करते हैं। और चूँकि आपने ही बोला तो बस जल्द जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं बस इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग भी हो रहा है, यहाँ से बड़ी कंपनियाँ बन के बाहर जा रही हैं या बस बाहर के लोग यहाँ मार्केट तलाश रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज जहाँ हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल सैचुरेशन है, डेवलप कंट्रीज़ में सैचुरेशन है, तो इसका मतलब है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। सैचुरेशन उनके लिए, बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव। उनकी मैन पावर कॉस्ट, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उनका वहाँ सैलरी, ये सब सारी चीज़ें बढ़ गई है, तो इंडियंस आर स्टिल क्वाइट कॉम्पिटिटिव। तो इसीलिए यहाँ की कंपनियाँ बाहर भी जाए। यहाँ बहुत सारे इंडियन कंपनी आज ग्लोबली वर्क कर रही है, एंड दे आर गिविंग द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल लेवल के क्वालिटी वो आज लोएस्ट कॉस्ट में देके वो सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल होती है। तो हम तो इंडिया में भी कर सकते हैं, और जहाँ दिक्कत है आज तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। आज यूएस का हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारे ग्लोबली हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट डे बाय डे बढ़ने वाला है। और ये कंपटीशन इस लेवल पे आएगी कि आज यहाँ पे बना के वहाँ भेजने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है, उसमें काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है, तो लोग वहाँ पे भी फैक्ट्री डाल के उसमें भी थोड़ा सा कॉस्ट लो करके ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आज यहाँ से गुड्स अमेरिका भेजना है या वही बना के अगर इंडियन कंपनी कैपेबल है वहाँ पे प्लान डाल के वो और उससे कम कॉस्ट में देने के लिए, तो ये शिपमेंट का जो भी कार्बन इमिशन है, कि कार्बन इमिशन की समस्या हमारी इंडिया की नहीं है या किसी अमेरिका की नहीं है, किसी यूरोप की नहीं है, दुनिया की है। तो यहाँ से जहाज से लेके जाने में जो कार्बन इमिशन आज हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन आज ना कल आने वाला ही है। तो हमें इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करना है और इंडिया से भी बाहर जाना है ग्लोबली। वो लोग जैसे सैचुरेट होने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो इंडियंस भी ऑल्सो कैन गो टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल, इस जज्बे को MPTV का भी सलाम है। हम चाहते हैं देश की मिट्टी की खुशबू बाहर भी जाए, ना कि बस वो यहाँ के मार्केट ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।